जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 20 अप्रैल को बरतानिया में एमक्यूएम के 38वें योम तासीस के सिलसिले में एक तकरीर हुई जिसमें एमक्यूएम के जो बानी हैं उनकी साहबजादी मोहतरमा अफ़ज़ा अल्ताफ़ का एक कार्ड पेश किया गया और उसके बाद से अब मुख्तलिफ़ ख़बरें और अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या बानी एमक्यूएम की साहबजादी मोहतरमा अफ़ज़ा अल्ताफ़ वाकई पाकिस्तान आकर एमक्यूएम की क़यादत संभालने जा रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है और बहुत सारे लोगों ने इस पर व्लॉग्स भी किए, ख़बरें भी आईं, इत्तलात भी हैं, ट्वीट्स भी हैं, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है और बहुत सारे लोग वो हक़ाइक़ बताते हुए जो ग्रेस कर रहे हैं वो कौन से हक़ाइक़ हैं। आज के इस व्लॉग में आपको असल हक़ाइक़ से मैं बाखबर रखूँगा। और दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट, मैंने बताया था कि 50 से ज़ायद जो सिंध हुकूमत के जो महकमे हैं उनमें 21,000 से ज़ायद मुलाजमतों के सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने जो इश्तिहार शाया किया और जो टेस्ट लेने जा रही थी उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी। उसमें आज के दिन एक अहम पेशरफ्त हुई है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक अहम पेशरफ्त हुई है। वो कौन सी अहम पेशरफ्त है? इसी के साथ आमिर लियाकत हुसैन जो कि आयशा मंजिल पहुंचकर एमक्यूएम लंदन से मुतल्लिक कुछ करने वाले थे, अचानक प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उनकी गुफ्तगू भी आपके सामने आई है। अंदरूनी कहानी क्या है वो दिलचस्प मालूमात भी आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो अहम खबर है कराची के हवाले से, वो खबर है जी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो डिप्टी कन्वीनर हैं कंवर नवेद जमील साहब और एमएनएज़ और एमपीएज़ कुछ रोज़ पहले ये सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे और इनकी जानिब से जो वकील थे तारिक मंसूर एडवोकेट, इन्होंने एक तफसीली आइनी दरख्वास्त बनाई थी और वो थी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 23/2022। वो सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सुनी थी जो 21,000 से ज़ायद नौकरियों से मुतल्लिक थी, जिसमें एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ था कि जो शहरी कोटा है उसको मुतासिर कर रही है पीपल्स पार्टी और सखर IBA सीबा टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए ये टेस्ट लेने जा रही है जो कि गैर कानूनी एक सर्विस फराम करने वाली कंपनी है। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, वो स्टे आज भी कंटिन्यू है, यानी कि ये टेस्ट रोके गए थे। आपके इल्म में होगा, मैंने ये ब्रेकिंग खबर दी थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख पर अदम एतमाद करेंगे। और फिर आपने देखा कि अगले दिन एमक्यूएम पाकिस्तान की जो वकील हैं तारिक मंसूर एडवोकेट, उन्होंने अदम एतमाद भी किया। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक और नई डेवलपमेंट होने जा रही है। तो जी वो एक नई डेवलपमेंट के साथ आज ये हुआ है। जी हाँ, आज ये हुआ है कि जो तारिक मंसूर एडवोकेट हैं उन्हें बाकायदा तौर पर ये मैसेज मिल गया है उनके मोबाइल पर। मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरे ज़राए हैं वो कंफर्म करते हैं और जो सिंध हाई कोर्ट का जो सिस्टम है लॉयर्स को इन्फॉर्मेशन करने का, क्योंकि ये इस दरख्वास्त की समाअत अब कल लगी है और इससे पहले जो 21 तारीख को यानी कि 21 मार्च को तारिक मंसूर ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख पर अदम एतमाद का इजहार किया था। तो अब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एमक्यूएम के वकील को ये पैगाम ऑफिशियली तौर पर दे दिया गया है कि आपकी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख अब यानी कल 24 मार्च को नहीं सुनेंगे, बल्कि जस्टिस के आगा यानी कि उनका पूरा नाम जस्टिस करीम खान आगा है, उनकी सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच होगा जो उनकी इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। तो जी अब ये एक अहम पेशरफ्त है और मेरी इत्तला के मुताबिक जो एमक्यूएम की जो पूरी क़यादत है एमएनएज़ एमपीएज़ की, कंवर नवेद जमील साहब हों, ये कल सिंध हाई कोर्ट भी जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें दीगर स्टेक होल्डर्स भी मेरी इत्तला के मुताबिक कूद रहे हैं और बहुत कुछ होने वाला है और भी मामलात होने वाले हैं। और 1 ग्रेड से लेकर 5 ग्रेड तक की जो नौकरियां हैं उस सिलसिले में भी एक नई अहम पेशरफ्त होने वाली है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आमिर लियाकत साहब की। जो आमिर लियाकत साहब ने जो कुछ भी कहा है वो ट्वीट्स करते रहे आयशा मंजिल पहुंचने की, और उसके बाद वो अचानक से प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए अपने अहलिया दानिया आमिर के साथ। उनकी जो गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा कि मैंने कायल कर लिया, एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया। तो अंदरूनी कहानी कुछ ये है कि ज़ाहिर है उन्हें कहा गया था कि आप मुलाकात कर लें और मुलाकात हो गई है और मुलाकात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और मैंने जो आमिर लियाकत ने ट्वीट किया था कि आयशा मंजिल पहुंच रहा हूँ, तो मैंने ये कहा था अपने व्लॉग में कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे, यार आपको क्या हुआ है, आप क्यों करते हैं। तो मैंने उनको हकीकत बताई थी। अब हकीकत अगर आपको सच्ची जो हक़ाइक़ मैं बता रहा हूँ आपको बुरा लगे तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी,
अब आते हैं जो बानी एमक्यूएम की साहबजादी हैं इफ़्ज़ा अल्ताफ़ साहिबा मोहतरमा, उनके हवाले से। लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं। देखें, अगर मैं एक व्लॉग में कुछ हकायक ऐसे बयान करता हूं जो इमरान खान के हक़ में होता है तो मुस्लिम लीग नून वाले नाराज़ हो जाते हैं, और अगर नून लीग के हक़ में होता है तो पीटीआई वाले नाराज़ होते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के हक़ में होता है तो एमक्यूएम लंदन वाले कहते हैं कि यार आप इनसे पैसे लेते हैं और इनकी हमायत कर रहे हैं। आफाक अहमद की हमायत करें तो एमक्यूएम लंदन के लोग नाराज़ होते हैं। पीएसपी की हमायत करें तो बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स नाराज़ हो जाते हैं। तो भाई और बहुत सारे लोग तो सुनना ही चाहते हैं कि मैं जो खबर दूं और जो मैं बात करूं सिर्फ उनके हक़ की बात करूं, भले से वो झूठ हो, भले से वो खुश फहमी पर मुब्तला हो, भले। देखिए, मैं बतौर जर्नलिस्ट मेरा ये काम नहीं है कि मैं खुश फहमी में रखने वाली चीज़ें, यानी कि आपको खुश करने वाली इत्तलात आपको फराम करूँ। मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और करते हैं, हमने देखा है ऐसा कि आपके मतलब की जो आपको खुश करने वाली इत्तलात हैं वो आपको फराहम करते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरे अपने प्रोफेशन के साथ, मेरे पेशे के साथ, जो मेरी 16 साल की सहाफ़त है उसके साथ बददियानती होगी मेरी। तो मैं कतई तौर पर, भले से आप मुझे देखें या ना देखें, मेरे पास वो जो वैलिड किस्म की इंफॉर्मेशन होगी, जो मैं ये समझता हूँ कि मेरे 16 साल के तजर्बे की रोशनी में मुझे लगता है कि ये ख़बर है, भले से किसी के हक़ में या किसी की ख़िलाफ़। मेरा काम है आप तक वो बग़ैर किसी इजाफ़े या उसे कमी के आप तक एग्जैक्टली उसको पहुँचा दूँ। और आपको खुश करना मेरा कतई मकसद नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा मकसद है, जिसमें आपकी नाराज़ी भी हो सकती है और आपकी खुशी भी हो सकती है। तो ये बहुत क्लियर है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को खुशफहमी नहीं देने वाला और ना ही गलत फहमी फैलाने के सिलसिले में मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ। अब आते हैं जी 20 अप्रैल को जो बरतानिया में जो यौम तासीस की एक्टिविटी हुई और वहाँ पर तकरीब हुई, उसमें इफ़्ज़ा अल्ताफ़ साहिबा मोहतरमा, उनके सिलसिले में जो कार्ड पेश किया जो उन्होंने बानी एमक्यूएम के बारे में लिखा था, उसके बाद ये कहा गया, चहमगोइयाँ हुई और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने भी ये होप भी रखी और ये बयानात भी देना शुरू किए कि जी वो पाकिस्तान में एंट्री देने वाली हैं, सियासत में एंट्री देने वाली हैं। 90 चूँकि बानी एमक्यूएम का है तो अगर वापसी हो गई तो फिर से वो 90 की एक्टिविटीज़ मोहतरमा जो इफ़्ज़ा अल्ताफ़ साहिबा हैं वो उनकी अंडर में आ जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग गुरेज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं बानी एमक्यूएम की अज़वाजी ज़िंदगी के मामले में, निजी ज़िंदगी के मामले में उस वक्त से इल्म में हूँ, मेरे सारे मामलात जब आपके इल्म में होगा कि जियो न्यूज़ टीवी, इंग्लिश जियो न्यूज़ टीवी के जो रिपोर्टर थे वली खान बाबर, मैं उन दिनों जंग अखबार में हुआ करता था और वो जियो में थे और उनका मर्डर हो गया था। और वो मर्डर की कहानी पूरी, उसका पूरा बैकग्राउंड मेरे इल्म में है कि बानी एमक्यूएम, उनकी अहलिया की सेपरेशन का मामला और उनकी जो साहबजादी हैं वो उस अरसे से अपनी वालदा के हमरा रहती हैं सेपरेशन के बाद, और बानी एमक्यूएम से एक ख़ास जो अयाम हैं उनमें ख़ास वक्त में मुलाकात के लिए आती हैं। तो उसमें इतना ही रोल है बानी एमक्यूएम से उनकी साहबजादी का, अनटिल अनलेस कि वो अपनी उस एज तक ना चली जाएं जब वो ख़ुद फ़ैसला साजी के पास तमाम तर अख्तियार ना उन तक हो जाएं। और ये मैं बहुत ज़्यादा क्लियर ये बात कहता हूँ, कभी वक्त हुआ तो उस इशू के ऊपर भी बात करूँगा और डिटेल के साथ बताऊँगा कि वली खान बाबर का उस इशू से क्या ताल्लुक़ था और उसके मर्डर के बाद क्या था। और जो मर्डरर थे उनमें से एक हिंट्स देता हूँ आपको कि एक ऐसे मर्डरर जिनकी JITs मेरे पास थी, मेरी इत्तला के मुताबिक उनके बारे में ये तय हो गया था आला सतह पर कि जब भी वो गिरफ़्तार होगा तो उसे शूट कर दिया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने तय किया था कि हम शूट करेंगे उसी मौके पर और ये ज़िंदा नहीं होगा। लेकिन वो आज ज़िंदा है। और क्यों ज़िंदा है, यानी कि वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसे उसमें एक मुलजिम है 5-6 में से, कभी हुआ तो मैं उसकी पूरी हिस्ट्री आपको रखूँगा। ख़ासी दिलचस्प भी है, अफसोसनाक भी है। ज़ाहिर है कि एक सीनियर सहाफ़ी था हमारा, उसका मर्डर हो गया था इस पूरे स्कैंडल के सिलसिले में, इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरह की कोई एक्टिविटी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा होप रखे हुए हैं तो उनके बारे में मैं खुश फहमी में उनको मुब्तला नहीं रखना चाहता, ना उनमें खुश फहमी फैलाना चाहता हूँ। फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक एक्टिविटी हुई है, सिर्फ इसको एक्टिविटी ही समझिए। इससे ज़्यादा फ़िलहाल अनटिल अनलेस वो, जब तक वो अपनी एज को पहुँच के कोई फ़ैसला ख़ुद से ना करें, उस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही। ये इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
खुश फहमी में या गलत फहमी में, और मैं इस ख़बर को ना इजाफ़ा कर रहा हूँ ना इसमें कमी कर रहा हूँ। इस व्लॉग से मुतल्लिक़ अगर आपकी कोई कीमती राय है तो बराए करम अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आ जाए तो इसको शेयर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, और तब उससे पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।